दोस्तों 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई थी और उसके बाद से कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी सी उछली मतलब जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो उसमें से हीरे मोती भी निकलते हैं। कहने का मतलब उसमें से गोल्ड भी निकलता है, हीरे भी, डायमंड्स भी निकलते हैं और बहुत सारी अनमोल धातुएं भी निकलती है, साथ ही साथ लावा भी निकलता है, राइट। तो 2016 में जब गाइडलाइंस आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसके बाद कुछ चीज़ें लोगों ने बोलना शुरू करी जो कि उसमें लिखी हुई थी शायद से। और गवर्नमेंट की लैंग्वेज जनरली आम आदमी समझ नहीं पाता है। जो गवर्नमेंट की लीगल लैंग्वेज होती है ना, बहुत डिफिकल्ट होती है कॉम्प्रीहेंड करना। इंग्लिश में एक वर्ड होता है कॉम्प्रीहेंड, समझना बहुत मुश्किल होता है। हर इंसान उसको समझ नहीं सकता, इवन पढ़े लिखे लोग तक उसको अच्छे समझ नहीं पाते हैं, राइट। तो कई लोग ऐसे बोल रहे हैं आजकल कि कोई भी कंपनी ऑनलाइन एजुकेशन बेच नहीं सकती डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। तो कई लोग बोलते हैं सर आपकी कंपनी तो ऑनलाइन एजुकेशन बेचती है, तो गलत है, ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन में। तो उस चीज़ के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। और कई लोग बोलते हैं तो ई-बीज जैसा ई-बीज तो बंद हो गई, राइट। तो इन सब बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों पहली चीज़ तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मुझे जहाँ तक पता है 98-99 से चल रहा है, राइट। 98-99 से चल रहा है, करीबन 20-22 साल हो चुके हैं। और अब जाके 2016 में, आज से 4 साल पहले जाके गवर्नमेंट की थोड़ी सी आंखें खुली। तो उसने सोचा चलो ठीक है यार, ये इंडस्ट्री ठीक ठाक टैक्स दे रही है, चलो इसके लिए गाइडलाइन बना देते हैं, राइट। गाइडलाइन इसके लिए बना देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो भी समझ होगी, नॉलेज होगी, उन्होंने रिसर्च किया, एनालिसिस किया इसके बारे में, और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड में जो चलती है गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने गाइडलाइंस बना दी। इंडिया में कोई अलग से गाइडलाइन नहीं बनी है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग को जो मॉनिटर करती है सबसे बड़ी जो संस्था है वो है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जो मेन बॉडी है डायरेक्ट सेलिंग की वो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDSA। तो दोस्तों वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस और डायरेक्ट सेलिंग को मॉनिटर करना, डायरेक्ट सेलिंग को नॉलेज देना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए काम करती है, राइट। और वर्ल्ड में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है वो उससे कनेक्टेड होती है, उसकी मेंबर होती है। तो आज से 20-22 साल पहले 99% जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में है या बाहर जो कॉमन लोग, उनको WFDSA के बारे में पता तक नहीं था, सुना तक नहीं था उन्होंने। उनको तो ये भी नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भी होती है, उनको डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं पता थी। तो आज ऐसे लोग जिनको डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है इसके बारे में पता तक नहीं था आज से इतने सालों पहले, या 9-10 साल पहले या 6 साल पहले भी पता नहीं था उनको। जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा एक्सपोजर देना शुरू किया, तब से ऐसे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा पता चला है। और वो लोग आज ज्ञान देते हैं कि ये कंपनी चलेगी, ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कंपनी बंद होने वाली, ये कंपनी बंद नहीं होने वाली है। समझ रहे मेरी बात आप? ऐसे लोग ज्ञान दे रहे हैं आज। सबसे पहली चीज, दुनिया में किसी भी कंट्री में जहां तक मुझे पता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए लॉ नहीं है। बात समझ रहे मेरी आप? अगर मैं अमेरिका की बात करूं ना, वहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेटेड है। क्या है? सेल्फ रेगुलेटेड। कहने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनीज को अधिकार है, वो जैसे चाहें अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और खुद को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट को लॉ नहीं बना रखा है, आपको ऐसे ही बेचना पड़ेगा, आपको बाइनरी के थ्रू ही बेचना पड़ेगा, आपको जनरेशन के थ्रू ही बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है वहां पे, ठीक है। और कहीं पर भी ऐसा नहीं है। कंपनी की अपनी मर्जी है, वो चाहे तो अपने प्रोडक्ट को शोरूम पे बेचे, दुकान लगा के बेचे, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचे, ई-कॉमर्स के थ्रू बेचे, जो मर्जी जैसे मर्जी बेचे, वो उसका प्रोडक्ट उसने मैन्युफैक्चर किया है। इसलिए ये शर्त रखी जाती है कि आपका खुद का मैन्युफैक्चर होना चाहिए। बात समझ में मेरी आप? तो कंपनी की मर्जी, वो सेल्फ रेगुलेशन पे चलती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो कई लोग आजकल मैं देखता हूं बोलते हैं इस पे लॉ बनना चाहिए, लॉ बनना चाहिए। तो भाई और बहनों, इस पे लॉ नहीं बन सकता। और सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग लीडर भी है, लोगों को बोल रहे हैं अभी गाइडलाइन है फिर लॉ बनेगा। अरे लॉ नहीं बनेगा भाई। कौन सा लॉ बनाओगे इसके ऊपर? डायरेक्ट सेलिंग लॉ? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस पद्धति है, इसके ऊपर लॉ कैसे बन सकता है? कंपनी खोलने के लिए लॉ होता है, कंपनीज एक्ट होता है, राइट। कंपनी खोलने के लिए लॉ होता है, लेकिन कंपनी में प्रोडक्ट कैसे बेचना है इसके ऊपर कैसे लॉ बनाओगे मुझे आप? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉ है कि आपको एक दुकान वाले को माल कैसे बेचना है, इसके ऊपर कोई लॉ बना हुआ है इंडिया में? आप मुझे बताएं कैसे बेचना है, ऐसा कोई लॉ है क्या? मैंने तो नहीं सुना आज तक। आपने सुना तो मुझे जरूर बताएगा, हो सकता है मुझे पता ना हो। ये मैंने तो आज तक सुना नहीं कि ऐसा कोई लॉ है कि यार मैंने दुकान खोली तो मुझे अपना माल इसी तरीके से बेचना है, मैं अपना माल किसी के घर में जाके नहीं बेच सकता हूँ। ऐसा लॉ बना हुआ है या नहीं है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मेरी नॉलेज में नहीं है कि ऐसा कोई लॉ है। तो जब ऐसा ही लॉ ही नहीं है तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपना माल कैसे भी बेचे, इसके ऊपर लॉ कैसे बनेगा आप मुझे बताइए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना, लाखों कमाना, करोड़ों कमाना अलग बात है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री और ग्लोबल सिनेरियो क्या है, ये चीज कैसे काम करती है, क्या चल रहा है वर्ल्ड में, इसको लेके इसकी नॉलेज होना दोनों अलग अलग बातें हैं। बात समझ रहे मेरी आप?
तो इसलिए होता क्या है ना, कई बड़े बड़े लीडर कुछ बहुत सारी बातें बोल देते हैं और बेचारे नीचे वाले लोगों को फॉलो कर लेते हैं, उनको वो बोलते हैं ऐसा है, ये हो रहा वो हो रहा, लॉ बनेगा, वो बेचारे मान लेते हैं हाँ लॉ बनेगा, फिर तो सरकार हमको ये देगी वो देगी। सरकार का बैकअप के भरोसे नेटवर्क मार्केटिंग मत करिए आप, बात समझ रहे मेरी आप। सरकार के बैकअप के भरोसे नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिए। सरकार कौन सा आपको फंडिंग देने वाली है, आप मुझे बताइए। सरकार आपको फंडिंग देगी या कोई कंपनी आपको, कोई एंजल ब्रोकर का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को फंडिंग देने वाला है, आप मुझे बताइए। ये बैकअप के बारे में तब बोलिए जब आपकी कंपनी को कोई फंडिंग दे रहा है, बात समझ रहे हैं। आज ओयो बोल सकती है कि हाँ सरकार का बैकअप है, क्योंकि ओयो को फंडिंग चाहिए, तो क्या पता गवर्नमेंट उनको पैसा दे दे, क्या पता कोई एंजल इन्वेस्टर दे दे, बात समझ मेरी आप, इसी बात समझिए। तो अब क्या है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन हमारी जो इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट सपोर्ट करिए, गवर्नमेंट सपोर्ट करिए, आप जोर लगाओ जोर लगाओ। गवर्नमेंट सपोर्ट करिए तो उससे क्या होना होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपका दिमाग सही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। गवर्नमेंट के सपोर्ट करने नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट तो 18 साल से सपोर्ट नहीं कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग को, तो नेटवर्क मार्केटिंग रुक गई क्या नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ रुक गई क्या, दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग बंद हो गई। इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं रिसेंटली जो नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता जुलता है। ओके, आप सब लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी, राइट। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सब ने सुना होगा। मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जब वो लॉन्च हुई थी उस समय सुना था। मुझे कहीं से पता चला था कि यार बिटकॉइन बोल के डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उतना। मुझे पता चला था कि यार इसकी इतनी इतनी कॉस्ट है। उस समय इंडिया में अवेलेबल भी नहीं था, इंडिया में हम खरीद नहीं सकते थे, अमेरिका में था वो, राइट। लेकिन मैंने सुना था, कहीं से मुझे पता चला था खबर, मैं इंटरनेट चला रहा था उस दिनों में, तो मुझे पता चला था। तो क्रिप्टो करेंसी जब दुनिया के सामने आई ना, जब बिटकॉइन इंडिया में लॉन्च हुआ, तो गवर्नमेंट टोटली इसके अगेंस्ट में थी, टोटली अगेंस्ट में। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों को, कुछ बुद्धिजीवी लोगों को ऐसा लगता था कि यार ये जो बिटकॉइन है ये इलीगल काम के लिए भी यूज हो सकता है, राइट, और इससे गलत काम भी किए जा सकते हैं, ये ट्रांजेक्शन गलत गलत ट्रांजेक्शन कर सकता है इंसान, राइट। लेकिन लोगों ने ये नहीं समझा कि बिटकॉइन को जो लेके चल रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो बहुत पावरफुल चीज है, उससे दुनिया ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक नया इन्वेंशन है। सतोशी नाकामोटो जिस व्यक्ति ने इस क्रिएशन को किया है, उस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस क्रिएशन को लोगों ने गलत समझ लिया। लेकिन उससे फर्क कुछ नहीं पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया की जो सरकार थी वो ये चाहती थी इसको बैन करें हम, राइट। आरबीआई ने बड़े रेगुलेशन डाले, बहुत कुछ किया, लेकिन इसको बैन वो कर नहीं पाई। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है सीधा सा यार, जिस चीज को दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, जो चीज दुनिया में एक रिवोल्यूशन बनता जा रहा है, उसको हम लोग कैसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे बताओ। इंटरनेट भी जब पहली बार दुनिया में आया था तो इंटरनेट सिर्फ अमेरिकन नेवी के यूज होता था। अमेरिकन नेवी उसको यूज करती थी अपने कम्युनिकेशन के लिए, जस्ट फॉर देयर कम्युनिकेशन। तब इसको इंटरनेट नहीं, तब इसको इंट्रानेट बोलते थे। एक लिमिटेड एरिया के अंदर यूज होता था, सिर्फ नेवी के अंदर, अमेरिकन नेवी के अंदर। फिर इसको क्या कर दिया? कमर्शियलाइज कर दिया। इसको कमर्शियलाइज कर दिया गया। कमर्शियलाइज करने का मतलब आम आदमी तक पहुंचा दिया गया। और जब ये आम आदमी तक पहुंच गया तो फेमस हो गई टेक्नोलॉजी, और हर इंसान को इसने जोड़ लिया, धीरे धीरे इसमें बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट होने लग गए, राइट। लेकिन जब ये शुरू में टेक्नोलॉजी इंटरनेट जब दुनिया में आया था, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया ही नहीं था। गवर्नमेंट भी डरी थी कि इसको अगर यूज करने लग जाएंगे तो ये हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव आदमी पहले सोचता है ना। ऐसा ही बिटकॉइन के साथ भी हुआ। बिटकॉइन एक नई टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन एक नई टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बहुत सारे कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया। लेकिन हुआ क्या? बैन करने से वो बंद हो गया। हाँ, समझ रहे मेरी आप? तो कुछ चीजें जो होती है ना, वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है। ग्लोबली देखिए, ग्लोबली एक चीज को समझिए, क्या आज इंडिया की गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या वो इंटरनेट को बैन कर सकती है? क्या हमारी कंट्री में इंटरनेट बैन है? कर सकती है बैन। लेकिन कुछ बहुत साल पहले तो इंटरनेट को लोग पसंद नहीं करते थे। वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहते थे इंटरनेट चले ना दुनिया में। जब इंटरनेट शुरू हुआ था उनके लिए खतरा था। तो आज इसको बैन क्यों नहीं कर पा रहे? बात समझ रहे मेरी आप? क्योंकि अब ये जरूरत बन चुका है। और जिन लोगों ने इंटरनेट बनाया था उनको पता था ये फ्यूचर है, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं था, बाकी लोगों को विश्वास नहीं था। बात समझ रहे? तो मैं ये सब बातें आपको बता क्यों रहा हूं? तो जैसे कई लोग लीडर लोग बोलते हैं ना, अरे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, डायरेक्ट, अरे नहीं भी करेगी तब भी चलेगा भाई यार। ये सब फालतू की बातें किस लिए करते हो आप लोग? गवर्नमेंट सपोर्ट करे, क्या होगा उससे? नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुंह से बोला क्या कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबको ज्वाइन करना चाहिए? कभी नहीं बोला। उन्होंने ट्विटर पर सिर्फ इतना ट्वीट किया था, हमको नए बिजनेस मॉडल चाहिए जो स्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल सके, ये बोला था। ये नहीं बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग ही करो, उसमें ई कॉमर्स भी हो सकता है। उन्होंने बोला भैया फ्लिपकार्ट में सामान खरीदो, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी आप भी बनाओ, ये बोला होगा। बात तो ये सब चीजें सोच के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप ये सोचिए कि इस इंडस्ट्री को हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं, इसका टर्नओवर कैसे बढ़ाएं, हम कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करे नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म इंडस्ट्री को भी रिकॉग्निशन लेने में बहुत समय लग गया। आज से 100 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री को कोई पूछता नहीं था,
बात समझ है मेरी? अब कोई नहीं पूछता था, इतना टैक्स रेवेन्यू आता था गवर्नमेंट के पास में, कोई नहीं पूछता था। और आज देखिए इंडिया वर्ल्ड का हॉलीवुड से भी ज्यादा, जो बॉलीवुड है हॉलीवुड से भी बड़ा है इन टर्म्स ऑफ टिकट सेल। हॉलीवुड से ज्यादा टिकट इंडिया में सेल होते हैं। बात समझ रहे हैं? बहुत सारे अरबों टिकट सेल होते हैं हर साल यहाँ पे। मैंने एक आंकड़ा पढ़ा था, शायद से 2018 का था, कि इंडिया में 2.1 बिलियन टिकट सेल हुए हैं बॉलीवुड फिल्मों के। आप समझ रहे हैं? तो सरकार की नजर में बॉलीवुड इंडस्ट्री कब बनी? जब वहां से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। बात समझ रहे मेरी आप? तो गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को तभी कुछ मानती है जब वहां से रेवेन्यू बहुत बड़ी आती है। तो हमको फोकस करना चाहिए अपनी इंडस्ट्री के रेवेन्यू बढ़ाने पे, राइट? हमको रेवेन्यू बढ़ा पे फोकस करना चाहिए। अगर मैं जिस नेटवर्क कंपनी, मुझे ये फोकस करना चाहिए मैं अपनी रेवेन्यू कैसे बढ़ाऊं। मेरी रेवेन्यू बढ़ेगी तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा। अगर एक कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा और 100 कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पूरा टर्नओवर बढ़ेगा। और जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट की नजर में ऑटोमेटिक आएगी। गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट सब कुछ करेगी, जैसे कि अभी कर रही है थोड़ा थोड़ा। बात समझ मेरी आप? लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है यार, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए अमेरिका में एप्पल कंपनी को यूएस गवर्नमेंट हेल्प करती, सपोर्ट करती, तो उससे क्या होगा? उससे होगा क्या? गवर्नमेंट पैसे दे सकती है, गवर्नमेंट पैसे दे सकती है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है। लेकिन जब तक एप्पल के फोन बिकेंगे नहीं, गवर्नमेंट के सपोर्ट करने से होगा क्या? आप मुझे बताइए। ये थोड़ा लॉजिकल चीज है, तो समझिए इस चीज को यार, ठीक है? तो ये सब चीजें बोलने से कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे, इससे कुछ नहीं होता। नहीं भी करेंगे तो क्या जाएगा यार? आप तो अपना टैक्स दे रहे हो ना, सपोर्ट तो हो गया, और कौन सा सपोर्ट लोगे? अभी कई समझदार लोग हो सकता है मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, अरे ऐसे कैसे बोल रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है। गवर्नमेंट नहीं तो हमारी इंडस्ट्री को बंद कर देगी, हमारी कंपनी को बंद कर देगी। अरे किस लिए बंद करेगी यार? आप क्या गांजा बेच रहे हो, चरस बेच रहे हो, ड्रग्स बेच रहे हो? हैं? आप लीगल काम करो तो किस लिए बंद करेगी? इलीगल काम करो तो बंद होनी चाहिए। मैं तो बोलता अभी बंद होनी चाहिए। इलीगल काम कर रहे हो तो। इलीगल काम क्या है? इलीगल काम क्या है? जिसमें आप लोगों को धोखा दे रहे हो। धोखा देना किसको बोलते हैं? जहां पर आप किसी से कुछ पैसा ले रहे हो लेकिन वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं धोखा देना। बात समझ रहे? उसको बोलते हैं धोखा देना। जहां पर आप लोगों से पैसे ले रहे हो लेकिन वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो। बात समझ रहे मेरी? आप कॉस्ट और वैल्यू दो चीजें होती है। बहुत सारे लोगों को इसको मतलब ही नहीं पता, इसमें मतलब क्या होता है दोनों का, कॉस्ट और वैल्यू। कॉस्ट मतलब कीमत, जिसमें आप बेच रहे हैं। वैल्यू मतलब आपने जो बेचा है उससे उसकी लाइफ में क्या वैल्यू आ रही है। सपोज एक सुई है, सुई की वैल्यू तब पता चलती है जब कपड़ा फटता है। 5 रुपए की सुई है लेकिन उसकी वैल्यू 500 रुपए के बराबर हो जाती है। तो बात समझ रहे दोस्तों मेरी आप? कॉस्ट और वैल्यू की बात समझिए। कोई भी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को बेच रही है उससे अगर कस्टमर की लाइफ में वैल्यू क्रिएट हो रही है तो वो लीगल है, वो बढ़िया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिससे कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही, फिर तो गड़बड़ है, आपको उसको करेक्ट करना चाहिए। नहीं तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कोई वही स्वर्ग वाली इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, धरती पर ही है। ये भी एक तरीके का बिजनेस है, उद्योग है, बाकी बिजनेस जैसा। हर बिजनेस का एक ही सिद्धांत है, आप कस्टमर को जो दे रहे हो उससे उसकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। चाहे एप्पल का आईफोन हो या सुई दे रहे हो आप, वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। अगर मैंने आपको सुई बेची, सुई आप घर ले गए, सुई टूट गई या सुई कुछ गड़बड़ होगी उसमें, सुई का जो आगे नोक है वो अच्छी नहीं है, तो आप तो बोलोगे ना भैया कैसी सुई दी यार, इसका मतलब आपने वैल्यू क्रिएट नहीं करी। अब आपको या तो सुई बदलनी पड़ेगी या तो पैसे वापस देने पड़ेंगे, काम खत्म। अब सुई के लिए भी यही चीज है और हवाई जहाज खरीदना उसके लिए भी यही चीज है। बात समझ रहे मेरी आप? विदाउट क्रिएटिंग वैल्यू इन द लाइव्स ऑफ कस्टमर यू कांट क्रिएट अ बिग बिजनेस। तो ये जो बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्ञान देते हैं, जिन्होंने खुद तो कभी डायरेक्ट सेलिंग करी नहीं, उसका बस लिटरेचर पढ़ लिया और रट्टू तोते जैसे बोलते रहते हैं यूट्यूब पे, ये है वो है। बहुत सारे लोग हैं, है ना, जिनका डायरेक्ट सेलिंग का कोई हिस्ट्री नहीं है। किया भी होगा तो 1-2 साल किया होगा बस, वो भी शहरों में। बात समझ रहे मेरी आप? जिनका कोई प्रैक्टिकल फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को जिया नहीं है, बस पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा किया है, और वो लोग ज्ञान देने लगते हैं। वो लोग डायरेक्ट सेलिंग के बड़े गुरु बने फिरते हैं। बात समझ रहे मेरी आप? तो उन लोगों के ओपिनियन को कोई वैल्यू नहीं है, उनकी उस ओपिनियन से कुछ होने वाला नहीं है। और बात रही दुनिया में क्या है, सभी को फॉलोअर मिल जाते हैं। हिटलर को मिल गए थे, हिटलर तो गलत काम का, उसको मिल गए थे। तो ये बेचारे तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल ही रहे हैं, ये तो गलत काम नहीं कर रहे ना, तो इनको भी मिल गए। तो सुनने वाले लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, ठीक है कि नहीं? आप गाली दोगे तभी सुनेंगे लोग, और भजन सुनाओगे तभी सुनेंगे। तो सबको अपना नेटवर्क मिल जाता है, तो ये बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर इंडिया में नहीं बढ़ेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबली बढ़ रही है इंडिया में, लेकिन बढ़नी चाहिए। क्यों? पॉपुलेशन बहुत है, इसका जो रॉ मटेरियल लोग है ना, अगर ये इंडस्ट्री यहां नहीं बढ़ेगी तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। गवर्नमेंट सपोर्ट करे नहीं करे, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इतनी कैपेबल है कि अपने दम पे इसको आगे लेके जा सकती है। ये जो कंपनी के ओनर्स हैं, कंपनी के नेटवर्कर्स हैं, उनको बिलीव होना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट के ऊपर मुंह उठा के देख रहे हैं, अरे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता भाइयों, इस तरीके से नहीं होता है।
कई लोग बड़े बड़े लेवल्स पे नेटवर्क मार्केटिंग पे, लेकिन उनको भी ये बात समझ में नहीं आती गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। आप लोगों को ये क्या को बोल रहे हो यार? गवर्नमेंट सपोर्ट करे अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी करेगी तभी क्या आपकी कंपनी बंद हो जाएगी? तभी क्या डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ गिर जाएगी? आप मुझे बताइए। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं? गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट इसलिए कर रही है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से बहुत ज्यादा टैक्स आ रहा है, और कुछ कारण नहीं है, ठीक है? बहुत सारा टैक्स आ रहा है। और अगर आपको लगता है मेरी बात गलत है तो मैं आपको एक अच्छी चीज बोलता हूं, ठीक है? अगर गवर्नमेंट को लोगों को रोजगार देने की इतनी पड़ी होती ना, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो पॉपुलैरिटी है आज से 22 साल पहले से बहुत बड़ी हो जाती। आज जाके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पॉपुलर नहीं होती, ठीक है? ये कोई पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं है, ये मैं जस्ट एक बात कर रहा हूं। जो लोग अथॉरिटी में हैं उनको अगर रियली में फिक्र होती तो वो अमेरिका जाके पढ़ते ना डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। हर साल बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जापान जाते हैं, बहुत सारे नेता मंत्री जाते हैं, विदेश जाते हैं घूमने फिरने के लिए, उनके टूर रहते हैं, मंत्रिमंडल के टूर रहते हैं, वो लोग जाते हैं। तो उनको दिमाग में नहीं आया कि यहाँ डायरेक्ट सेलिंग चलती है, ये इंडस्ट्री हमको इंडिया में भी लानी चाहिए, इसके बारे में इंडिया में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो हमारे मंत्री नेता लोग अफसर लोग तो सालों से जा रहे विदेश, उनको अगर इतनी पड़ी होती ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो कराने की, इंडिया में लाने की, तो पहले लेके आ जाते हैं। आपको और हमारे जैसे आम आदमी को इतना बोलना नहीं पड़ता, इसके लिए इतना इसकी वकालत नहीं करनी पड़ती, ठीक है? अब मुझे पता है मेरी ये जो बात बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग 80% लोग गलत ले लेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? लेकिन मेरी ये भी उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आएगी मेरी बात। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट और एनी पर्टिकुलर पर्सन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट पावर यू पोजेस। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ, अपनी शक्ति को पहचानिए, ठीक है? किसी की तरफ हाथ फैला के मत बैठे रहिए कि कोई आपको बोलेगा ये इंडस्ट्री अच्छी है तो अच्छा रहेगा। बात समझ रहे मेरी? कोई लोग बोलते हैं ना मोदी जी ने बोला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, देख ले, ज्वाइन कर ले। आप उसको फैक्ट और फिगर बताइए, रियलिटीज बताइए, ये सब मत बताइए, इससे कुछ नहीं होता है। और बात रही ईबीज, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई वॉज ऑल्सो ज्वाइन इन ईबीज व्हेन आई वाज इन माई स्कूल लाइफ, राइट, व्हेन आई वाज इन 11th क्लास। ये बात है 2005 की। तब मैंने भी ईबीज ज्वाइन किया था क्योंकि हमारे स्कूल में सीनियर्स थे, उनको किसी ने ज्वाइन करा दिया था, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे भी होम मीटिंग लेके गए। होम मीटिंग बहुत शानदार थी, मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस जो था होम मीटिंग का, और एक सेमिनार को देखने का, किसी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को सुनने का पहले जो एक्सपीरियंस था, इट वाज बाय ईबीज एंड आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई वाज इंट्रोड्यूस्ड विद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट। ईबीज आज जो भी है बंद हो चुकी जो भी है, लेकिन मेरा पहला एक्सपीरियंस वहीं पर ही था, और मैं बहुत पागल हो गया था उस होम मीटिंग अटेंड करने के बाद। घर गया, मेरा तो खून उल्टा दौड़ रहा था शरीर में, बात समझ रहे हैं? इतना मेरा पैशन आ चुका था, पागल हो चुका था मैं घर गया, पापा से बोला पापा पैसे चाहिए, काम करना है, 7,000 रुपये लिए ईबीज ज्वाइन किया। और लेकिन उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाया, कर नहीं पाया, क्योंकि स्कूल लाइफ में थी, बहुत यंग एज थी, कोई इतना ज़्यादा लाइफ को लेकर सीरियसनेस नहीं थी, और किसी ने गाइड भी नहीं किया सही से। फिर पढ़ाई का टाइम था स्कूल लाइफ में, राइट, तो इतना ध्यान नहीं दे पाए, पढ़ाई चलती रही, वो साइड में हट गया। और फिर वहाँ से आगे चल के लाइफ आगे बढ़ी, जब मैं कॉलेज में गया अपने फाइनल ईयर में, राइट, तो उस समय फिर मुझे अगेन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में देखने का मौका मिला। और जब मैंने स्कूल लाइफ में देखा तब भी वो एक एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट था, और जब मैंने उसके बाद देखा कॉलेज लाइफ में तब वो भी एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट था। लेकिन जो मुझे बाद में मिला, जिसको मैंने बाद में ज्वाइन किया कॉलेज लाइफ में, मुझे पता चला वो पहले वाले से भी ज़्यादा पुरानी है, पहले वाले से पहले स्टार्ट हुई थी, राइट। ईबीज वाज स्टार्टेड इन अगस्त मंथ 2001, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने इसकी वेबसाइट में पढ़ा है। अगस्त 2001 में ईबीज शुरू हुई थी। द डायरेक्टर ऑफ ईबीज वाज पवन महलन, और उनके जो बेटे हैं ऋतिक महलन नाम है शायद से उनका। और जब मैंने ईबीज ज्वाइन की तो उस समय एक पतली सी बुकलेट आती थी, उसमें एक DVD CD आती थी, और बुक्स आती थी, ऐसे कुछ होता था, और बहुत अच्छी बुक्स आती थी, उसमें कुछ बहुत बढ़िया फोटो होते थे। और मैंने उसकी वेबसाइट भी देखी थी, कुछ कोर्सेज वो देती थी, मेरे को एक्चुअली अभी याद नहीं है कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है, तो इस तरीके से था। और जब उसके बाद जब मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी जिसमें मैं फिलहाल हूँ, और जिसमें मैं अपना करियर बना रहा हूँ, ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, ड्यूसॉफ्ट। और जब मैंने वो ज्वाइन की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि द कंटेंट वाज बेटर देन ईबीज, because this company was older than ईबीज। This company ड्यूसॉफ्ट was started on 24th of October 2000 and it was the first company of Indian subcontinent which started e-learning in India। बात समझ रहे मेरी आप? तो ड्यूसॉफ्ट 24 अक्टूबर सन 2000 में शुरू थी, और सबसे पहली कंपनी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जिसने ई लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, मच बिफोर IITs एंड NITs। IIT और NIT इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ब्रांडेड, राइट, इंडिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग वहाँ जाते हैं। उन कॉलेजेस से भी पहले ड्यूसॉफ्ट ने ई लर्निंग इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। IITs ने की थी शायद से 2004 या 5-6 में, ऐसे कुछ की थी, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत बाद में की थी, 4-5 साल बाद में। तो बात समझ रहे हैं? तो ईबीज के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो ईबीज तो अब बंद हो गई, राइट।
अब देखिए ईबीज में क्या हुआ मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जब बंद होती है तो उसके पीछे कारण एक ही होता है, कोई भी कंपनी आज तक अपने प्रोडक्ट की वजह से बंद नहीं हुई है। इस बात को माइंड में रखिए अच्छे से, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की वजह से बंद नहीं हुई है। कोई भी कंपनी बंद होती है तो इसीलिए बंद होती है, एसोसिएट ने कोई गड़बड़ कर दी और उसके ऊपर केस हो गया, तब वो लोग फंस जाते हैं, फिर कंपनी ब्लेम आ जाता है, कंपनी बंद हो जाती है। बात समझ रहे मेरी आप? लेकिन ईबीज के उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, शायद से मैंने जो सुना है, मैंने पढ़ा है। और जब मैं ज्वाइन हुआ था उस समय कोई टूरिज्म टूर नहीं मिलता था, उस समय वहाँ पर कोई टूर वगैरह नहीं मिलता था। लेकिन बहुत सारे लोगों के मैंने मुझसे सुना है, पढ़ा है मैंने, कि वो वही उसमें ये लिखा था अखबार में, और कई लोग मैंने वीडियो देखा था उसमें लोग बोल रहे थे कि जब ईबी शुरू हुई थी उसने टूर देना शुरू किया था, राइट। उसके बाद फिर प्रोडक्ट चेंज कर दिया। फिर ऐसा मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है कि बहुत सारे स्टेट्स में उसके ऊपर केसेस चल रहे थे। और इसी टाइम पे तेलंगाना में एक केस आया नया, तो एक लड़के ने जिसने पैसे लगाए थे और उसको उसका लॉगिन पासवर्ड या जो भी है उसको कुछ रिटर्न में कुछ मिला नहीं, तो गुस्से में आके जो भी है नाराजगी में आके उसने हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस में केस दायर कर दिया, राइट। और उस चक्कर में बहुत सारे उसके अपलाइन जो थे सीनियर्स जिन्होंने उसको ज्वाइन करा वो भी फंस गए। धीरे 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 ये चेन बनती गई। फिर साइबराबाद पुलिस ने फिर सारी खंगाला, इसका हिस्ट्री रिकॉर्ड सारा, और बाकी स्टेट्स में भी ऑलरेडी इसके पीछे कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, वो सब भी कंसिडर किया। और धीरे धीरे केस बढ़ता चला गया और कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई, राइट। लेकिन इसकी वजह से कई लोगों का फ्यूचर बर्बाद भी हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं कि इन लोगों ने बहुत लोगों का पैसा लूटा है, राइट। कई लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केट में पैसा लूटते हैं, मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा किसी ने लूट लिया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मेरा करियर बर्बाद हो गया, मेरा ये बर्बाद हो गया, मेरा वो बर्बाद हो गया। बहुत सारी ब्लेम लोग करते हैं और मैं ईबीज की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं बस रियलिटी बताना चाहता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पैसे आज तक सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ही बर्बाद हुए हैं, बाकी कहीं बर्बाद नहीं हुआ आपके पैसे आज तक? सोचिए जरा, आपके पैसे आज तक कहीं बर्बाद नहीं हुए, कहीं आपके पैसे नहीं डूबे? बताइए मुझे आप। दुनिया में जो भी आपने चीजों में पैसे लगाए बिल्कुल आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिला है, ऐसा हुआ है कभी? जिस चीज में भी आपने पैसे लगाए तो आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिला है, ऐसा हुआ कभी? लोग शादियां करते हैं और शादियां फेल हो जाती हैं और डिवोर्स लेना पड़ता है, डिवोर्स करना पड़ता है और लाखों रुपया खर्चा हो जाता है, इज्जत भी जाती है, राइट। क्या वैल्यू मिलती है आदमी को फिर? अब अगर आदमी ये सोचेगा मैंने यार शादी में 15 लाख खर्चा किया तो वो तो डूब गए मेरे, शादी करके मिला क्या? जिस रिश्ते को बनाने के लिए, जिस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए शादी की थी वो तो बना ही नहीं ना, तो पैसा तो डूब गया। क्या ये पैसे का फेलियर नहीं है? क्या इसको पैसा डूबना नहीं बोलते हैं? और जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, आपने ये सपना लेके स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करी कि मेरा एक बहुत अच्छा भविष्य बनेगा, मेरा फ्यूचर बनेगा, मेरी लाइफ बनेगी, राइट। लेकिन इंडिया में कितने % लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ बन गई स्कूल कॉलेज पढ़ के? जिनकी बन गई, जिनकी बन रही, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल तो नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं, उनकी लाइफ में कोई ऐसा बहुत बड़ा सक्सेस नहीं होती है। बात समझ रहे हैं? उनके लाइफ में कोई ऐसा बहुत बड़ा अचीवमेंट तो हो नहीं पाता है। लेकिन अब स्कूल कॉलेजेस पढ़ते किस लिए हैं? बहुत अच्छी जिंदगी के लिए। ऐसा कितनों लोग के साथ हो पाता है? कितनों को बहुत अच्छी जिंदगी मिल पाती है? बताइए मुझे आप। तो जो पैसा आपने 15-20 साल स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में लगाया, इन्वेस्ट किया टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, डू यू हैव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर राइट नाउ? मुझे बताइए, डू यू हैव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर राइट नाउ? क्या आपका फ्यूचर या आपका प्रेजेंट बहुत सुंदर है अभी? जैसा आपने सोचा था वैसा है? बताइए, जो आपने सालों पहले स्कूल कॉलेज पढ़ते वक्त सोचा था वैसा है? देखिए, मैं स्कूल कॉलेज एजुकेशन को डिमीन नहीं कर रहा हूं, बात समझ रहे हैं? मेरी फीलिंग को समझिए थोड़ा सा, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इस चीज को समझिए, ठीक है। तो ऐसे तो आपका बहुत सारा पैसा बहुत सारी जगह डूबा है, ठीक है, बहुत सारी जगह डूबा है। तो मान ले एक ईबीज जैसी कंपनी है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा है, लेकिन कितना डूबा होगा? कितना डूबा होगा? कितना डूबा होगा आप सोचिए। मान लीजिए एक आदमी की ज्वाइनिंग पर, मुझे पता नहीं कितनी ज्वाइनिंग फीस थी उन लोगों की, रिसेंटली जो थी कुछ साल पहले, मैंने सुना 16,000 रुपये थी। तो 16,000 रुपये ये कंपनी गलती है, ये फीस बहुत ज़्यादा है। जो फीस वो लोग ले रहे थे पैकेज की, ये बहुत ज़्यादा है इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से, पर पर्सन की कैपेसिटी के हिसाब से। इंडिया के जो लोअर कैटेगरी है सबसे ज़्यादा, उसको भी कंसिडर करते हुए बहुत ज़्यादा है। ये कंपनी की पहली गलती थी, पैकेज का प्राइस बहुत ज़्यादा था। बात समझ है मेरे? इतना प्राइस उसका होना नहीं चाहिए। अब बात यह है कि मान लीजिए ईबीज के बारे में ये बोला जाता है कि बहुत सारे लोगों को धोखा मिला, बहुत सारे स्टूडेंट का टाइम बर्बाद हो गया, लाइफ बर्बाद हो गया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, आपको किसने बोला था पैसे लगाने के लिए वहां पे? और अगर आपने लगाने का मन था तो पूरी जांच परख कर लेते हैं।
अपने आप को पूरा सेटिस्फाई कर लेते। भैया मेरे भी 7,000 डूबे ईबीज में, मैंने तो कोई पुलिस स्टेशन में जाके केस नहीं किया, मैं भी तो स्कूल में था ना, मैं भी तो बोल सकता हूं यार मेरे भी 7,000 रुपये लेके गए, डूब गए, मेरा भी केस दायर करो यार। और भी मेरे साथ में करीबन 50 लोग ज्वाइन हुए थे, तो मैं भी केस करवा देता। लेकिन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी बहुत पैसे वाले, मैं भी बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, तो मैंने क्यों केस नहीं किया? और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने केस नहीं किया होगा। ईबीएस कंपनी बंद होने से, ईबीएस कंपनी बंद हो गई, लेकिन उसके साथ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी चली गई। बात समझ रहे हैं? जिस कंपनी में लाखों वेल एजुकेटेड लोग ज्वाइन थे, लाखों, इवन आईआईटी के भी लड़के उसमें ज्वाइन थे, लड़के लड़कियां, एनआईटीज के भी थे, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज। बड़ी मेहनत करके बंदा इंजीनियर बनता है, अच्छे कॉलेज में जाता है, वहां के बच्चे ज्वाइन थे, मैक्सिमम इंजीनियर थे उस कंपनी में, मुझे बहुत अच्छे से पता है उसके बारे में। और उस कंपनी से बहुत सारे लोग निकल गए, उन्होंने अपनी कंपनियां खोल दी। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके मैं नाम यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग आप बहुत फेमस हो गए इंडिया में, ठीक है। तो बात को समझिए, माना कि ईबीएस ने गलती करी, गलत हुआ, ठीक है, गलती कर दी, उसको सुधारा जा सकता था ना, सुधारा जा सकता था, लेकिन उसको सुधारने का मौका पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन हम सिर्फ नेगेटिव पक्ष ही देख रहे हैं। क्या सभी नेगेटिव था ईबीएस में? आप मुझे बताइए। बहुत सारे लोगों को मैं पॉजिटिव चीज बताता हूँ ईबीएस की, राइट, नेगेटिव चीजें तो सब लोगों को पता है, पॉजिटिव चीज बताता हूँ। ईबीएस कंपनी इंडिया की पहली नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी जिसमें इतनी संख्या में इंजीनियर्स ज्वाइन थे, लाखों इंजीनियर्स, मुझे करेक्ट गिनती पता नहीं है, राइट, लाखों इंजीनियर्स ज्वाइन थे। मैक्सिमम उसमें 80-90% इंजीनियर्स ही थे, जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। बात समझ रहे हैं? तो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं थे कि जो बीए एमए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बंदे, लड़के लड़कियां, बात समझ रहे हैं? और मैक्सिमम लोग यंग थे, और ईबीएस कंपनी में जितने भी लोग टॉप पे थे सब यंग लोग। मुझे लगता है 35 से ऊपर वहां कोई मिलियनर ऊपर था ही नहीं, सब 35 के नीचे ही थे। बात समझ रहे हैं? उन लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, बहुत लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। नेटवर्क मार्केटिंग नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू लीडरशिप, इट गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स, बहुत तरह तरह की स्किल्स में आप माहिर हो जाते हैं। बात समझ रहे मेरी आप? मतलब उन लोगों ने लोगों को गाइड किया ना, ये भी तो किया उन लोगों ने। देखिए, हो सकता है उस कंपनी के डायरेक्टर लालची रहे होंगे, पैसे वैसे कमाने होंगे उनको, ठीक है, या बाद में लालच आ गया होगा, जो भी है, मुझे पूरी डिटेल पता नहीं है, लेकिन मुझे 70-80% पता है, 70-80% मुझे पता है अच्छे से, 20-30% मुझे नहीं पता है। क्योंकि पता करना कोई बहुत बड़ा कोई महाभारत नहीं है, बड़ा इजी काम है, कोई भी समझ सकता है। बात समझ रहे? क्योंकि मैं पिछले 9 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूं, तो इतना समझना कोई बड़ा महाभारत नहीं, इजीली कोई भी समझ सकता है। किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है। और कई लोग मुझे ये बोल रहे थे, सर ईबीएस बंद हो गए ना, वैसे ही ड्यूसॉप भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ड्यूसॉप भी एजुकेशन देती है। तो इस सवाल पे तो गुस्सा आना चाहिए, मुझे भी आया थोड़ा सा, लेकिन मैंने सोचा यार बेचारे को जानकारी नहीं है, कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई लोग ऐसा बोल भी रहे हैं, राइट, तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, क्या हमारी धरती परमानेंट है? हमारी धरती परमानेंट है? मुझे बताइए, क्या आप ये गारंटी से बोल सकते हैं कि अगले 100 सालों तक धरती जैसी है वैसी ही रहेगी? बोल सकते हैं? इस दुनिया में कौन बोल सकता है? हाँ, साइंटिस्ट बोल सकते हैं, लेकिन आम आदमी की बात कर रहा हूं, क्या गारंटी है? अच्छा, धरती छोड़िए, आप अभी जिंदा हैं, क्या आपको 100% मुझे गारंटी दे सकते हैं कि सर मैं फलाने साल तक, आज से 50 साल बाद इतनी तारीख तक जिंदा रहूंगा? 100% गारंटी दे सकते हैं? क्या आप गारंटी दे सकते हैं किसी चीज की? इस वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हुई हैं, बात समझ रहे हैं मेरी? यहाँ लेमैन ब्रदर्स, बिलियनियर्स की कंपनी, बात समझ रहे हैं, बहुत जायगेंटिक कंपनी, क्या हुआ? बात समझ रहे हैं मेरी? यहाँ ऐसी बहुत सारी कंपनीज, मुझे नाम ही याद नहीं, इतनी कंपनी से, बहुत सारी कंपनी, सब बड़े बड़ी कॉर्पोरेशंस थी, क्या हुआ इनका? सत्यम कंप्यूटर्स इंडिया की, क्या हुआ? यूबी ग्रुप, विजय माल्या जो ग्रुप था उनका, यूबी ग्रुप, राइट, स्पाइस जेट वगैरह, बहुत सारी कंपनीज थी उनकी, क्या हुआ? बात समझ रहे मेरी? आप इस दुनिया में किसी की भी कोई भी गारंटी नहीं है, पहली चीज माइंड में बिठा लीजिए, हम किसी की भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। अब मैंने ये जो बोला है किसी भी चीज की गारंटी नहीं है ना, तो इससे कई लोग नेगेटिव सोचेंगे, और कुछ लोगों को अगर बात समझ में आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब जैसे मैं पॉजिटिव हूं, मुझे कोई डर क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है?
यार कारण सीधा सा है, अगर मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो मुझे पता कोई टेंशन नहीं है। अब आज का दिन अच्छे से जी लो ना। कोई भी कंपनी है आज ठीक करे, कल तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बंद कैसे हो जाएगी? ऑटोमेटिक कैसे बंद हो जाएगी मुझे बताइए जरा। कोई गलत काम कर रही होगी तभी बंद होगी ऑटोमेटिक। बात समझ रहे मेरी आप? अचानक कैसे बंद हो जाएगी? आपको क्या लगता है ईबीज एक ही दिन में बंद हो गई? ये जो ईबीज बंद हुई है ये पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यू, इसके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही थी, जो केसेस चल रहे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट जो मैकेनिज्म है बहुत अलग तरीके से काम करता है, हमको पता भी नहीं चलता, काम हो जाता है। बात समझ रहे हैं? जिन लोगों को लगता है ईबीज बंद होगी, ड्यूसॉफ बंद हो जाएगी क्योंकि एजुकेशन दे रही है, भैया ड्यूसॉफ के मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के फ्यूचर के लिए क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्या क्या अच्छी चीजें ऐड करने वाले हैं, क्या क्या नए नए प्रोडक्ट लाने वाले हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी पता होगा। ठीक है, लोगों को तो लगता है जिन लोगों ने कंपनी खोली वो लोग बेवकूफ हैं, उनको तो कुछ दिमाग नहीं है ना। लोगों को ऐसा लगता है, जिनकी कमाई 50,000 महीने की नहीं है वो सोचते हैं ऐसा। जो पैसा नहीं कमाते हैं, जिनकी लाइफ में कोई सक्सेस नहीं है, जिनको एक्चुअली में कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, बस ऐसी राय देते हैं। जैसे नुक्कड़ पे लोग चाय पीते नहीं बोलते हैं, अरे यार मोदी जी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं वो तो उनको ही पता है, इनको बताएंगे मोदी जी? आप मुझे बताइए। अरे अंबानी तो हमारे पैसे से अमीर बना है, देखा पैसा है फिर भी इतना मोटा है, क्या फायदा है इतना पैसा होने का, शरीर ठीक नहीं है, इतना मोटा आदमी है, क्या है इसकी जिंदगी में, रात में बीपी गोली खा के सोता होगा। लोग ऐसे बोलते हैं, अपनी फेलियर की फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं दूसरे इंसान की सक्सेस को क्रिटिसाइज करके। बात समझ रहे हैं? मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है। सपोज किसी गांव में किसी लड़की ने भाग के शादी कर ली, ठीक है, किसी गांव में किसी लड़की ने भाग के शादी कर ली, ऐसा बोलते हैं ना आम लैंग्वेज में, भाग के शादी कर ली उसने, मतलब माँ बाप के खिलाफ होके, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया, वो लड़की तो खराब है, लोग तो यही बोलते हैं ना लड़की तो खराब है, चरित्रहीन है, कैरेक्टर लेस लड़की है, भाग के शादी कर ली, माँ बाप की नाक कटा दी। बात समझ रहे मेरी आप? तो आप मुझे बताइए, उस गांव की एक लड़की ऐसी है, तो उस गांव में तो मान लो 500 लड़कियां हैं, तो सारी लड़कियां ऐसी ही होंगी, ये आप बोल सकते हो गारंटी से? बताइए मुझे आप, क्या ऐसा बोल सकते हो आप गारंटी से? क्या अफगानिस्तान में सब लोग आतंकवादी हैं? सब आतंकवादी है? आप जाओगे ठोक देंगे आपको, अच्छे लोग नहीं है वहां पे। तो लोगों का सोचने का तरीका क्या है, ये कंपनी एजुकेशन देती, ये भी देती, ये बंद हो, ये बंद हो जाएगी। उनका इतना सा ही समझ है, इससे ज्यादा कुछ भी समझ नहीं सकते। उनको इतनी भी अकल नहीं है कि 2016 में गाइडलाइन आई थी, उन्होंने वेबसाइट में जाके देखने का भी तकलीफ नहीं की। कोई भी इंसान जिसको ये लगता है ये बंद होगी, ये बंद हो जाएगी, मेरा उससे सजेशन है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाइए, होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट में जाके देखिए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, और वो पूरा कॉलम आता है, रॉ कॉलम पूरा पढ़िए, पूरा चार्ट आता है, उसको पढ़िए, ठीक है, उसको पढ़िए। वहां पर कॉलम्स में लिखा होता है कि किस कंपनी के ऊपर केसेस चल रहे हैं, किस कंपनी का भी मतलब क्लियर नहीं है, लिस्ट में है लेकिन उसके ऊपर ये चीज होगी, ठीक है, उसके ऊपर हम नजर रख रहे हैं, उसमें पढ़िएगा, सेक्शन में लिखा रहता है। तो मैंने आज से 1 साल पहले जब पढ़ा था तो उसमें ऑलरेडी ईबीएस के ऊपर लिखा हुआ था, उसको मार्क किया गया था कि इसके ऊपर ये केसेस चल रहे हैं इंडियन स्टेट्स में। तो मुझे तभी पता चल गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। और बात रही ड्यूसॉफ की, तो उस कॉलम में जब आप देखेंगे तो ड्यूसॉफ का जो कॉलम है ब्लैंक है, वहां पर कोई चीज नहीं लिखा हुआ। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल क्लीन है। तो यार कोई भी कंपनी रातों रात थोड़ी बंद हो जाती है। अगर गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री ये बोल रही है कि दिस डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी इज गुड, इट इज एलिजिबल, नो प्रॉब्लम, तो आपके बोलने से क्या हो जाएगा? ड्यूस ऑफ एजुकेशन पैकेज दे रही है, लर्निंग पैकेज दे रही है, एसेंशियल लाइफ स्किल पैकेज दे रही है, सरकार को भी तो पता है ना। तो आपको क्या लगता है जिस बंदे को डिपार्टमेंट दिया हुआ वो आईएएस लेवल का अधिकारी है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, बात समझ रहे मेरी आप? यूपीएससी का एग्जाम निकाल के वो बंदा अफसर बना है, उसकी ज्यादा बुद्धि है कि मैं आपकी बात मान लूं? मुझे बताओ, आपकी बात मान लूं मैं? आपकी ज्यादा बुद्धि, वो बंदा आईएएस है, मैं उसकी बात नहीं मानूं, आपकी बात मान लेता हूं ना। आप कौन हो? आप कौन हो? अब विवेक बिंद्रा कौन है? WFDSA का वो चेयरमैन है क्या? आप मुझे बताइए। या वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं, या वो कोई होम मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं किसी मिनिस्टर के, कौन है? ही इज जस्ट ए कॉमन सिटीजन लाइक यू एंड मी। उनका बस पेशा है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग है, यही फर्क और कुछ नहीं है। तो उनके बोलने थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क को बोले कि इलॉन मस्क भाई एक ऐसा रॉकेट बनाओ जो 30 मिनट में हमको धरती का चक्कर कटवा दे, तो इलॉन मस्क क्या बोलेगा? बोलेगा ट्रंप साहब ऐसा रॉकेट बनाने में अभी 40-50 साल और लगेंगे, रातों रात नहीं बन सकता ऐसा रॉकेट। बात समझ रहे हैं? अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा किस लिए बोल रहा है? क्योंकि उनको रॉकेट का कोई नॉलेज नहीं है, उनको रॉकेट साइंस नहीं है। ही इज अ गुड सेल्समैन, ही इज अ रियल एस्टेट मोगल, ही इज अ बिजनेसमैन, बट ही डजंट हैव एनी नॉलेज अबाउट स्पेस साइंस या स्पेस टेक्नोलॉजी। तो मैंने इस वीडियो के दौरान जो भी बातें बोली है
इससे मैं आशा करता हूँ किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने पर्सनली किसी को कुछ बोला नहीं है, राइट। तो बुरा मत मानेगा मेरी बात का, यार मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मैं आपका दिल क्यों तोड़ूंगा। लेकिन यार एक रियलिटी होती है ना, रियलिटी क्या होती है, एज इट इज चीजें, ठीक है। लोग क्या अपने फायदे के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ देते हैं। जिस तरीके से हमारा जो गवर्नमेंट का, हमारे जो देश में कानून बना हुआ है, आईपीसी की सारे लॉ बना हुआ है, सीआरपीसी आईपीसी की लॉ बना हुआ है, ठीक है। अब वो लॉ आम आदमी को पता नहीं होता। जैसे कि मैं एडवोकेट नहीं हूं, तो मेरे को नहीं पता कौन सा लॉ कहां यूज होता है, मुझे पूरी डिटेल्स की नॉलेज ही नहीं, कुछ भी नहीं पता, 1% नहीं पता है। तो कोई भी वकील, अगर सपोज भगवान ना करे मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, तो कोई भी वकील मेरे को मुर्गा बना देगा, मेरे को बेवकूफ बना देगा, कुछ भी बता के, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं ना। अब मरीज सवाल पूछ नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, वो डॉक्टर से जबान नहीं लड़ा सकता, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है। जो डॉक्टर बोलता है, हाँ साहब जी साहब जान बचा लीजिए, साहब कैसे भी करके जान बचा लीजिए, साहब कुछ भी कर लीजिए, बस वो बेचारा यही करता है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं, वो कैसे डॉक्टर से झगड़ा करेगा, क्या बोलेगा डॉक्टर को, ये नहीं आप ये इंजेक्शन लगाओ, ये दवाई दो। डॉक्टर बोलेगा तू डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूं, वो बोलेगा हाँ सर ठीक है, बोल ही नहीं सकता ना। हम डॉक्टर और वकीलों कुछ नहीं बोल सकते। हाँ आप डॉक्टर हैं, आप वकील है तो बोल सकते हैं। कभी भी आम आदमी को डॉक्टर का झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा किसका होगा, डॉक्टर का, क्योंकि दोनों के अंदर नॉलेज है। तो ये गलत करेगा तो ये पूछ लेगा सवाल, लेकिन आम आदमी पूछ सकता है। और अगर आम आदमी और डॉक्टर का झगड़ा भी होता है तो तभी होता है जब आदमी, ये बंदा इमोशनल ज्यादा हो, नहीं तो ऐसा होता नहीं आमतौर पर। बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों बात को समझिए, यूट्यूब पे बैठे बैठे भविष्यवेता मत बनिए, नास्त्रदमस मत बनिए, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला इससे, कुछ काम धंधा कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए किसी अच्छी कंपनी में, जिसका फ्यूचर अच्छा हो, जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसने बहुत अच्छा कुछ किया हो, उसके साथ ज्वाइन कीजिए, अपने कुछ स्किल्स डेवलप कीजिए, ठीक है। नेगेटिव बोलना कायर लोगों का काम है, नेगेटिव बोलना बेवकूफ लोगों का काम है, नेगेटिव बोलना मूर्ख लोगों का काम है, ठीक है। और अगर आपको क्रिटिसाइज करना ही है तो बड़ी रेस्पेक्ट से कीजिए, ठीक है। इसी के लिए तो ज्ञान चाहिए ना। अच्छा से क्रिटिसाइज कीजिए, कोई लॉजिकल चीज पे क्रिटिसाइज कीजिए, ये बेवकूफों वाली चीज पे क्रिटिसाइज मत कीजिए। ये कंपनी बंद हो जाएगी, ये बंद हुई ना, ये बंद हो जाएगी, ये क्या है भाई, ये बहुत थर्ड क्लास का क्रिटिसाइज है। बात समझे, थर्ड क्लास का, टॉप क्लास का नहीं बोलते हैं इसको। बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये चीजें अगर आपको समझ में आती है ना, ये सब बातें आप कभी बोलते ही नहीं, ठीक है। ये सब बातें आप कभी बोलते ही नहीं। तो इसलिए बात को समझिए, मेरी बात को बुरा मत मानेगा। और जिसको भी मैंने जो बातें बोली, सच्ची कड़वी बातें, रियलिटी लॉजिकल बातें अच्छी नहीं लगी हो, तो उसको मेरा वीडियो किसी को शेयर करने की जरूरत भी नहीं है, ना ही सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए आपका सब्सक्रिप्शन, नहीं चाहिए आपका लाइक, नहीं चाहिए आपका कमेंट, नहीं चाहिए आपका व्यू, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो इंसान सच को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो क्या बर्दाश्त करेगा। बात समझ रहे हैं। झूठ तो दुनिया में वैसे ही बहुत बोला जा रहा है, बेवकूफ तो आपको लोग बहुत बना रहे हैं, बहुत आपको बेवकूफ बना रहे हैं, चूना चूना लगा लगा के, मक्खन लगा के बहुत बेवकूफ बना रहे हो, आप बेवकूफ बनते जा रहे हो दोस्तों। तो कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों शेयर करने की, और लाइक करने की, और कमेंट करने की, और इसको सब्सक्राइब करने की, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको बात समझ में आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अच्छी और अवेयरनेस वाली चीज़ें तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए ना। अब चाहे मैं बोलूँ, मेरी जगह आप भी हो सकते थे। मुझे अगर किसी का वीडियो अच्छा लगता है, मैं डेफिनेटली सब्सक्राइब करता हूँ, शेयर भी करता हूँ, उसको लाइक कमेंट सब करता हूँ, क्योंकि यही तो करना है हमें। और क्या करना है मुझे बताइए। हम अच्छी चीज़ों को अगर वैल्यू नहीं देंगे, अच्छी चीज़ों को हम अगर प्रमोट नहीं करेंगे, अच्छी चीज़ों को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो कुछ होने वाला नहीं। और अगर आपका मकसद है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही जानकारी जनमानस तक पहुंचाना, आम जनता तक पहुंचाना, तो ये वीडियो मुझे लगता है आपके काम आएगा। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी बातें बोली जो आपने दूसरे वीडियोस में नहीं सुनी होगी अभी तक। ये बातें बिल्कुल मैंने अभी बोली है, और ये अनस्क्रिप्टेड है। मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बोल रहा हूँ कि डायरी में लिखा हुआ मुंह देख के बोल रहा हूँ, ये मेरे अपने दिल से बोल रहा हूँ, दिमाग से बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जो बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी मैंने शेयर की। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।